उस रात मैं भूल गई थी कि मैं केवल 16 साल की हूँ, क्योंकि मेरी जवानी अब मेरे बस में नहीं थी। जब से मैंने उस चीज का एहसास किया था, मेरे अंदर एक अजीब सी तड़प जाग उठी थी और फिर मैं बिना सोचे समझे उस कमरे में चली गई, जहां पर मैंने खुशी खुशी उस एहसास को जिया, जिसके कारण मैं रात भर चीखती रही और सिसकारियां मारती रही। क्योंकि जब उस बुढ़े आदमी ने, कहते हैं गरीबी और जवानी लोगों से क्या क्या नहीं करा देता है। गरीबी एक ऐसी चीज है कि उससे निकलने के लिए हम लोग जी तोड़ मेहनत करते हैं और सफल भी होते हैं। लेकिन जवानी यह एक ऐसी चीज है कि इस उम्र में हमें पता ही नहीं चलता है हम किसके साथ क्या संबंध बना रहे हैं। क्योंकि जब यह जिस्म जवानी की आग में जलती है तो हमारे सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। और मेरे साथ भी यही हुआ था। जब मैंने 16 साल की उम्र में अपनी जवानी को 65 साल के बुढ़े आदमी के हवाले कर दिया। और फिर मेरा नाम नेहा है और मैं एक बहुत ही गरीब घर की लड़की हूँ। मैं जिंदगी में कुछ करना चाहती थी ताकि हमारे घर की आर्थिक स्थिति सुधर जाए। मुझसे भी बड़े मेरे दो भाई हैं, जो कि मम्मी पापा के साथ मिलकर मजदूरी करते थे और फिर उन्हें पैसों से हम लोगों का गुजारा बहुत ही मुश्किलों से होता था। अभी मेरी उम्र 16 साल हो रही थी और मैं धीरे धीरे जवान हो रही थी। मेरे जिस्म में आए अचानक इस परिवर्तन ने मेरे अंदर तूफान ला दिया था। लेकिन मैं बहुत ही समझदारी के साथ अपना काम करती थी, क्योंकि मुझे पता था जवानी एक गलत कदम मुझे मेरी जिंदगी भर भारी पड़ सकती है। छोटी उम्र में ही मेरे अंदर समझदारी कूट कूट कर भरी हुई थी। मुझे अच्छे बुरे की समझ थी। मुझे पढ़ाई करने का बहुत शौक था, लेकिन मैं बस 5वीं तक ही पढ़ाई की और फिर गरीबी के कारण मैं आगे पढ़ाई ना कर पाई और मेरी माँ ने मेरा नाम कटवा दिया था। मैंने अपनी माँ से कहा था, मैंने अगर अच्छे से पढ़ाई कर लेती हूँ, आने वाला दिन हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। लेकिन मेरी माँ ने मेरी एक ना सुनी और मुझे एक घर में काम पर लगवा दिया। मैं जवान हो रही थी और उस घर के मालिक मलकैन, उनके 65 साल के बुढ़े पिताजी मोहनलाल और मालिक का बेटा रमेश, जिसकी उम्र 18 साल था, वो रहता था। रमेश बस मुझसे 2 साल ही बड़ा था। अब मैं रोज उस घर में काम करने के लिए जाने लगी थी। कभी कभी मैं रमेश से बातें कर लिया करती थी और कभी कभी गुस्सा भी हो जाती थी, क्योंकि मालकिन हमेशा अपने बेटे को कहा करती थी कि वह काम वाली है, इसलिए तुम उससे ज्यादा बातें मत करो। और मुझे भी कहती थी कि तुम मेरे बेटे से दूर रहा करो और अपनी औकात मत भूलो। मुझे मालकिन की बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन मुझे तो यहाँ पर काम करना था, नहीं तो मेरी माँ मुझसे गुस्सा हो जाती। इसलिए मैं चुपचाप अपना काम करती थी। एक दिन मालकिन मंदिर गई हुई थी और मैं घर में पोछा लगा रही थी। तभी रमेश वहां पर आ गया और मुझसे कहने लगा, तुम अपनी पढ़ाई छोड़कर यहाँ पर काम करने के लिए क्यों आई हो? अभी के समय में पढ़ाई करना ज्यादा जरूरी है। मैंने कहा, हम लोग बहुत ही गरीब हैं। मेरी माँ ने मुझे यहाँ पर काम पर रखवा दिया है, इसलिए घर खर्च चलाने के लिए मैं यहाँ पर काम करती हूँ। और वैसे भी मेरे पास करने को ज्यादा काम नहीं था। कभी कभी जब काम वाली नहीं आती थी तो मुझे घर का काम करना पड़ता था। मेरा काम रमेश के दादाजी की सेवा करना था। मैं दिन भर इस घर में रहती थी और रात में अपना घर चली जाती थी। दादाजी की उम्र थी तो 65 साल, लेकिन वो देखने में 50 के ही लगते थे। उनका शरीर लंबा चौड़ा और पहलवान के जैसा था। वह खाना पीना भी भरपूर मात्रा में खाया करते थे। सुबह के समय ड्राई फ्रूट्स और 1 लीटर दूध पीते थे। उनके खाने पीने और दवाइयाँ, सभी चीजों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही थी। मुझे कड़े तौर पर हिदायत दी गई थी कि दादाजी जो भी कहे तुम्हें करना पड़ेगा। उनकी सेवा करने में तुमने अगर जरा सी भी लापरवाही की तो तुम्हें इस काम से उसी वक्त निकाल दिया जाएगा। और फिर मेरी तनख्वाह भी यहाँ पर अच्छी खासी थी, जिस कारण अब मेरे घर में ज्यादा गरीबी नहीं थी। हम लोग भी अच्छे से खा पी रहे थे। मेरी माँ हमेशा मुझे कहते रहती थी कि बहुत मुश्किलों के बाद इतना अच्छा काम मिला है, इसलिए तुम इसे मन लगाकर करना। अब मुझे काम करते हुए यहाँ पर 3 महीने हो गए थे। अभी तक तो सब सही था, पर एक दिन रमेश के दादाजी, जिन्हें कि मैं मालिक कहा करती थी, मुझसे बोले
बेटा, मेरे घुटनों में बहुत ही दर्द हो रहा है। तुम सरसों तेल से मेरे घुटने की अच्छे से मालिश कर दो और इसके बदले में मैं तुम्हें 300 रुपया दूंगा। पैसों के बारे में सुनकर मैं बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि यह पैसे मेरे लिए बहुत ही मायने रखते थे। क्योंकि मालिक के यहाँ पर रहने पर मुझे जो भी पगार मिलती थी वह तो मेरे माँ पिताजी के पास चले जाते थे और मेरे पास 1 रुपया भी नहीं रहता था। मैंने सोचा, केवल मालिश ही तो करना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और अब मेरे पास भी कुछ एक्स्ट्रा पैसे हो जाएंगे, जिससे कि मैं अपनी मनपसंद की चीजें खरीदूंगी। क्योंकि जब कभी मैं अपनी सहेलियों को कुछ नया लेते हुए देखती थी तो मेरा भी मन उसे लेने के लिए मचल उठता था। लेकिन घर में एक्स्ट्रा पैसा ना होने के कारण मैं अपने मनपसंद की चीजें नहीं ले सकती थी। मैं खुशी खुशी एक कटोरी तेल लिया और मालिक के घुटनों की मालिश करने लगी। लेकिन जैसे ही मैंने मालिश के घुटनों पर अपना हाथ लगाया, मालिक ने अपने धोती को ऊपर उठा लिया। मुझे बहुत ही अजीब लगा, लेकिन फिर भी मैंने हल्के हाथों से उनके घुटने पर मालिश करने लगी। मालिक अपनी आंखें बंद करके आराम से लेट गए थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि आज उन्हें बहुत ही आराम मिल रहा है। करीब 1 घंटा तक मालिश करने के बाद मैं वहां से घर आ गई थी। अगले दिन जब मैं फिर से काम पर गई और शाम को सभी लोग खाना खाने के बाद जब मैं मालिक के कमरे में उन्हें दवाई देने के लिए गई तो उन्होंने मुझसे कहा, बेटा, कल मुझे बहुत ही आराम मिला था, क्या तुम आज फिर से मेरी मालिश कर दोगी? मैं आज भी तुम्हें 300 दूंगा। और आज फिर मैं उनके घुटनों की मालिश कर दी। अब तो यह रोज ही होने लगा था। मैं रोज उनके घुटनों की मालिश करती और वो मुझे 300 रुपया दे देते और मैं उन पैसों को लेकर घर चली आती थी। और मैंने यह बात घर में किसी को नहीं बताई थी, क्योंकि अगर मेरी माँ को पता चला कि मुझे एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं तो वो मुझसे वह पैसे भी ले लेती। करीब 1 महीने तक मैं मालिक के घुटनों की तेल से मालिश की, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैं डर के मारे कांपने लगी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि उस समय मैं सिर्फ 16 साल की थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उस दिन जब मैं मालिक के घुटनों पर मालिश कर रही थी, उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे पैरों में भी बहुत ही दर्द है, इसलिए तुम घुटनों के ऊपर भी मालिश कर दो। और अब उन्होंने अपनी पूरी धोती को अपने पैरों से ऊपर कर लिया था। और फिर जैसे ही मेरी नजर उस चीज पर गई, मैं तो अंदर से काफी घबरा गई। आखिर उन्होंने मेरे सामने ऐसा क्यों किया, मैं समझ नहीं पा रही थी। फिर मेरे दिमाग में यह बात भी आने लगी कि मालिक के इरादे कहीं गलत तो नहीं है। आखिर कोई भी इंसान मालिश के लिए इतने सारे पैसे क्यों देंगे? जरूरी इसमें इनका गलत मकसद छुपा हुआ है। फिर मालिक मेरी तरफ देखने लगे और शायद वो मेरा रिएक्शन नोट कर रहे थे। लेकिन उस वक्त मैं इतनी घबरा गई थी कि मेरा मन करने लगा कि मैं तुरंत यहाँ से भाग जाऊं। लेकिन मजबूरी के कारण मैंने आज ना चाहते हुए भी उनके घुटनों पर पैरों की मालिश की। लेकिन आज उन्होंने जो हरकत मेरे सामने की थी, उससे मेरा मन घृणा से भर गया था। आज मुझे यह काम करते हुए बहुत ही गंदा महसूस हो रहा था। मैं तो पूरी पसीने से भीग गई और फिर दौड़ते हुए अपने घर चली गई थी। मैंने अपनी माँ से कहा, मैं अब यह काम नहीं करना चाहती हूँ, और मैं रोने लगी थी। मेरी माँ ने कहा, इस घर में रहना है तो सबको काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं था कि अब हम लोग गरीब थे, हमारे घर में टीवी फ्रिज सब था। ऐसा नहीं था कि हम लोग नीचे सोते थे, क्योंकि अब हमारे घर के सारे मेंबर काम करते थे, जिस कारण से हमारा घर अच्छे से चल रहा था। लेकिन मेरे मम्मी पापा की लालच खत्म ही नहीं हो रही थी, और अब मैं तो उन्हें बता भी नहीं पाई थी कि आज मेरे साथ क्या हुआ था। अब तो मैं इस बात से डरने भी लगी थी कि न जाने अब उस घर में मेरे साथ क्या होगा, क्योंकि आज मालिक ने जो हरकत मेरे सामने की थी वह बिल्कुल भी सही नहीं था। अब अगले 2 दिन मैं काम के बहाने घर से निकली, लेकिन मैं मालिक के यहाँ पर नहीं गई और इधर उधर ही छोटा मोटा जो भी काम मुझे मिल जाता था मैं वह करने लगी थी। और अब मैंने सोच लिया था कि मैं इसी तरह से कोई भी काम कर लूंगी, लेकिन अब उस घर में मालिक की सेवा करने के लिए नहीं जाऊंगी। लेकिन अचानक से रास्ते में मुझे रमेश मिल गया
और वह मुझसे पूछने लगा, तुम 2 दिनों से घर पर काम करने के लिए क्यों नहीं आई? मैं जितना दिन वहां पर काम कर रही थी, मैंने रमेश को एक अलग ही नजरों से देखा था और उसे मैं अपना एक अच्छा दोस्त समझने लगी थी। मैंने उससे कहा कि मैं अब तुम्हारे यहाँ पर काम नहीं कर पाऊंगी, मैं दूसरी जगह पर काम ढूंढ रही हूँ। मेरी बात सुनकर रमेश एकदम से चौंक उठा और मुझे कहा, आखिर क्या बात है, तुम मुझे खुलकर बताओ, तुम वहां पर काम क्यों नहीं करना चाहती हो? मैं उसकी बातें सुनकर चुप हो गई तो उसने मुझसे कहा, मैंने तुम्हें कभी भी उस घर में काम वाली की हैसियत से नहीं देखा है, बल्कि मैं तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ। अगर तुम्हारे मन में भी मेरे लिए कुछ है तो तुम मुझे खुलकर बताओ। फिर मैंने उससे कहा, तुम्हारे दादाजी के कारण। और फिर मैं इससे ज्यादा कुछ ना बोल पाई और चुप हो गई, क्योंकि मुझे खुद पर ही शर्म आ रही थी और मैं समझ ना पा रही थी आखिर मैं रमेश को कैसे बताऊं। फिर उसने कहा, मेरे दादाजी बूढ़े हो गए हैं, उनका दिमाग ठीक नहीं रहता है, लेकिन वो दिल के बहुत ही अच्छे हैं और उनका मन भी साफ है। हर वक्त गरीबों की मदद करते रहते हैं। वो तो हर महीने अलग से तुम्हारे नाम पर 2,000 रुपया तुम्हारी शादी के लिए जमा करवा रहे हैं और मैं खुद ही वह पैसा जमा करने के लिए चाहता हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि जब भी तुम्हारी शादी होगी उस समय वह सारे पैसे तुम्हें उपहार के रूप में देंगे। तुम इस पैसों से जो चाहो कर सकती हो। लेकिन कभी कभी वो यह भूल जाते हैं कि वो किस तरह से बैठे हैं या फिर किस तरह से लेटे हैं। उनके शरीर पर से कपड़ा हट जाता है और उन्हें याद भी नहीं रहता है। मैंने भी उन्हें कई बार विचित्र अवस्था में देखा है। उनका डॉक्टर के पास इलाज भी चल रहा है। डॉक्टर का कहना है कि उम्र होने पर किसी किसी में यह ज्यादा होने लगता है। मेरे दादाजी का किसी और के लिए कोई गलत मकसद कभी हो ही नहीं सकता है। अगर तुम्हें मेरे दादाजी के कारण कोई परेशानी हुई है तो मैं उनकी तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है जब से तुम आई हो और दादाजी की सेवा कर रही हो, दादाजी पहले से काफी तंदुरुस्त रहने लगे हैं, जिस कारण हम सभी लोग टेंशन फ्री रहते हैं। मैं एक बार फिर से कहता हूँ, अगर उनसे कोई गलती हो भी जाए तो तुम ध्यान मत दिया करो और अब तुम कल से काम पर आ जाना। मैं घर वालों को कह दूंगा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए तुम नहीं आ रही थी। रमेश की बातें सुनने के बाद अब मैं सोच में पड़ गई थी कि हो सकता है मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ। शायद मालिक चड्डी पहनना भूल गए होंगे। बेचारा 65 साल का बुढ़ा, उन्हें ध्यान ही नहीं रहा होगा। उन्होंने धोती के नीचे कुछ पहना ही नहीं है। वो तो मुझे अपनी बेटी समझते हैं, तभी तो मेरी शादी के लिए पैसे जमा कर रहे हैं। और मैं कितना पागल हूँ कि न जाने मैं उनके बारे में क्या क्या सोच लिया। अगले दिन से मैं फिर से काम पर जाने लगी और फिर रोज शाम को मालिक मुझे पैसे देकर घुटने की मालिश करवाने लगे थे। लेकिन जब भी मैं उनके घुटने की मालिश करती थी तो मुझे उनके सभी कुछ दिख जाता था और उस समय मैं अपनी आंखें बंद कर लेती थी। कभी कभी वह मेरी तरफ देखते भी थे तो मुझे अच्छा नहीं लगता था और घबराहट सी होने लगती थी। लेकिन मुझे इस काम के पैसे मिल रहे थे और मेरे मन में लालच समा गया था। इन एक्स्ट्रा पैसे के कारण मैं उन्हें कुछ कह भी नहीं पा रही थी, क्योंकि यह पैसा मेरे पास ही रहते थे और इन पैसों को मुझे अपनी माँ को भी नहीं देना पड़ता था, क्योंकि मैं घर में इसके बारे में किसी को नहीं बताया था। एक दिन मैं मालिक के घुटनों की मालिश कर रही थी, तभी रमेश की माँ कमरे में आ गई और उनके आते ही मालिक ने अपनी धोती को बिल्कुल सही कर लिया था। अब मुझे शक होने लगा कि मालिक मुझे दिखाने के लिए ही यह सब कुछ कर रहे हैं। फिर भी मजबूरी में मैं रोज काम के लिए आ जाती थी। लेकिन 1 महीने बाद मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ कि मैं सारी रात चीखती रही, चिल्लाती रही और सिसकारियां मारती रही, लेकिन इस घर में मेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। रमेश अपने मम्मी पापा के साथ एक शादी में गया हुआ था और रमेश की माँ ने मेरी माँ को फोन करके कह दिया था कि हम 2 दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं। आपके बेटी को 2 दिनों तक हमारे घर पर जाकर मेरे ससुर जी की सेवा करनी पड़ेगी और घर का सारा काम भी करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को नहीं रहने के कारण मैंने बाकी नौकरों की छुट्टी कर दी है। केवल घर में मेरे ससुर ही हैं और तुम्हारी बेटी को मेरे ससुर को समय से खाना पीना
और उनका सारा काम करना है, और उसके लिए अलग से मेरी माँ को 2,000 देने वाली थी। मेरी माँ तो खुश हो गई थी और मुझसे कह रही थी कि मालिक को तुम्हारे भरोसे ही वो लोग छोड़ के जा रहे हैं, तुम उनकी अच्छे से देखभाल करना और रात में वहीं पर रुक जाना। लेकिन मुझे मेरी माँ की बातें बिल्कुल भी सही नहीं लग रही थी। मेरा दिल जोरों से घबरा रहा था कि अकेले उस घर में न जाने अब मेरे साथ क्या होगा। मैंने रमेश को यह बात कही भी कि मुझे बहुत घबराहट हो रही है, लेकिन उसने तो मुझसे कहा, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे दादाजी बहुत ही नेक इंसान हैं। वो तुम्हें अपनी पोती की नजर से देखते हैं। लेकिन मैं रमेश से यह ना कह पाई कि इन कुछ दिनों में तुम्हारे दादाजी रोज मेरे साथ क्या करते हैं। मैं उनकी गलत हरकतों से परेशान हो चुकी थी और अब 2 दिन मुझे उनके साथ बितानी थी। रमेश और उसका परिवार दादाजी की जिम्मेदारियां मेरे ऊपर देकर शादी में चले गए थे। उन लोगों को जाते ही मैं रसोई घर में जाकर खाना बनाने लगी। अभी मैं खाना बनाकर फ्री हुई थी कि मालिक ने मुझे अपने पास बुला लिया और मुझे कहा, बेटा आज मेरी तबीयत बहुत खराब है और देखो आज इस घर में कोई भी नहीं है, इसलिए तुम बेफिक्र होकर मेरे पूरे बदन की मालिश कर दो। और फिर उन्होंने अलमीरा से 5,000 निकाले और मेरे हाथों में थमा दिया और कहा, आज रात तुम मेरी बहुत अच्छे तरीके से मालिश करना ताकि मेरी सारी थकान मिट जाए और मेरी तबीयत ठीक लगने लगे। उस समय रात के 8 बज रहे थे। फिर मालिक ने मुझसे कहा, तुम एक काम करो, पहले मेरा खाना लगा दो और तुम भी खाना खा लो, उसके बाद आराम से तुम मेरा मालिश कर देना, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है कि मालिश होने के बाद मुझे नींद आने लगती है, क्योंकि तुम्हारे हाथों में वह जादू है कि मेरे अंदर एक अलग सी ही ताजगी भर देती है। मैं कुछ ना बोली और मैं अपना और मालिक का खाना लगाया। फिर जब हम लोगों ने खाना खा लिया तब मालिक अपने कमरे में चले गए और मुझसे कहा कि मैं लेटने जा रहा हूँ, तुम बाकी का काम निपटाकर मालिश करने के लिए कमरे में आ जाओ। आज दिन भर काम करने के कारण मैं बहुत थक चुकी थी और अब मुझे मालिक की मालिश भी करनी थी। क्या मैं इंसान नहीं हूँ? मुझे भी तो नींद की जरूरत है। लेकिन 5,000 के नोट देखकर मेरे मन में लालच आ गया। फिर मैं पैसे संभाल कर रख लिए। मुझे रमेश की भी बातें याद आ रही थी कि मालिक बहुत ही नेक इंसान है, वो कभी भी कोई गलत काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ना जाने क्यों मुझे अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी। मेरा दिल बहुत ही अजीब तरीके से धड़क रहा था, क्योंकि आज रात घर पर हम दोनों ही थे। घर का और कोई नौकर भी नहीं था। खाना खाने के बाद डर डर के मैं मालिक के कमरे के अंदर गई। मेरा गला बहुत ही सूख रहा था और मेरी सांसें बहुत ही तेज तेज चलने लगी थी। जैसे ही मैं कमरे के अंदर आई, मालिक ने कमरे की लाइट बुझा दिया और ड्रीम लाइट जला दिया। उसके बाद उन्होंने मुझे तेल पकड़ा दिया और फिर कुछ ऐसा किया कि मेरे तो होश ही उड़ गए। उन्होंने अपने सारे कपड़े एक एक करके उतार दिए। अब उनको बिना कपड़ों में देखकर मेरी तो हालत ही खराब हो गई थी। मैं बिल्कुल कांपने लगी थी। फिर उन्होंने मुझे कहा, देखो मैं लेट रहा हूँ, तुम आराम से और अच्छे तरीके से मेरे पूरे बदन की मालिश कर दो। और अब मैं उनकी मालिश करने लगी। वो तो मालिश का मजा लेने लगे। पहले तो वो उल्टा लेटे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद सीधा लेट गए। अब उनका यह रूप देखकर मेरे मुंह से तो चीख ही निकलने वाली थी कि मैं अपने मुंह में कपड़े रख लिए। मुझे डरता हुआ देखकर वो मुस्कुराने लगे, लेकिन मैं तो डर के मारे बेहाल थी और डरते डरते ही मैंने उनकी पूरे शरीर की मालिश की। मैं सब कुछ मालिश कर रही थी, मतलब सब कुछ, पूरे शरीर का एक एक भाग में मालिश कर रही थी। और अब मेरा दम घुटने सा लगा था, लेकिन मालिक ने मुझे हाथ तक नहीं लगाया था और उसने मेरे साथ कोई भी गलत हरकत नहीं की थी। करीब 2 घंटे उनके शरीर पर मालिश करने के बाद मालिक ने मुझे कहा, अब तुम जाकर अपने कमरे में सो जाओ। तुम्हारे हाथों के जादू से मेरे शरीर को बहुत ही राहत पहुंचा है। और अब मैं उनके कमरे से बाहर आ गई। लेकिन पता नहीं क्यों अब मेरे अंदर एक अजीब सी हलचल होने लगी थी। मैं उनके दरवाजे के बाहर खड़ी थी, लेकिन मेरी सांसें बहुत ही तेज चल रही थी। आखिर मैं थी तो एक जवान लड़की और अब मेरा मन बेकाबू हो रहा था।
मेरे अंदर एक अलग सी तड़प जाग उठी थी और अब मेरा मन कर रहा था कि मैं फिर से उस कमरे के अंदर चली जाऊं। ना जाने मुझे क्या हो रहा था, मेरे अंदर एक नशा सा छाने लगा। यह कैसा जादू था जो मुझ पर छा रहा था, और अब मैं अपने कमरे तक भी ना जा सकी और फिर उनके कमरे में वापस आ गई थी। मालिक मुझे देखकर मुस्कुराने लगे और कहने लगे, आओ मेरे पास आ जाओ। और अब मैं एक पल भी बिना देर किए हुए उनके आगोश में चली गई। और फिर उस रात उस कमरे में जो हुआ उसे मैं नहीं लिख सकती हूँ, लेकिन पूरी रात मैं चीखती रही, चिल्लाती रही और सिसकारियां मारती रही थी। यह मेरा पहला अनुभव था। मालिक मुझे अपने जाल में फंसा चुके थे। जिस तरह मछली बिन पानी की तड़पने लगती है, मैं भी उस रात तड़प रही थी, लेकिन उस तड़प में भी मुझे बहुत ही मजा आ रहा था। मैं 17 साल की नाजुक सी कली थी, जो कि अब पूरी तरह से फूल बन चुकी थी। मेरे जिस्म के एक एक अंग में मधुसी छाया हुआ था और मेरे ऊपर ऐसा नशा छाया हुआ था कि मैं खुद ब खुद खुशी खुशी मालिक की बाहों में अपनी रात बिता रही थी। और 2 दिनों तक बस यही होता रहा। उसके बाद उन्होंने कहा, जाओ अपने घर जाकर 2 दिन आराम कर लो। रमेश और उसका परिवार अब वापस आ गया था, लेकिन अब मेरी हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। मुझसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। मेरा पूरा शरीर दर्द के मारे बेहाल हो रहा था। और फिर घर जाकर मैं यह सोचने लगी, यह तो मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, और अब यह मैंने क्या कर लिया। यह सब सोचते सोचते और दर्द के मारे मुझे बुखार हो गया। जब मेरी माँ ने मेरी बुरी हालत देखी तो मुझसे कहने लगी, तुम्हें क्या हुआ है? तुम ऐसे कैसे हो गई हो? उनकी बातें सुनते ही मैं रोने लगी थी और फिर मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। वह अपना सर पीटने लगी और बार बार यह कहने लगी, यह मैंने क्या कर दिया अपनी बेटी के साथ। लेकिन उसके बाद मेरी माँ ने जो किया मैं कभी भूल नहीं सकती। वह सीधे मालिक के पास चली गई और कहने लगी कि वह सारी दुनिया को बता देगी उसने मेरी बेटी के साथ क्या किया। मालिक बहुत डर गए थे, क्योंकि मैं नाबालिग थी। वो बुरी तरीके से फंस जाते। फिर उन्होंने मेरी माँ से वादा किया कि वह मेरी शादी रमेश के साथ करवा देंगे। उसके बाद मालिक ने मुझे स्कूल में भर्ती करवा दिया। अब मैं फिर से स्कूल जाने लगी और अब मैं मन लगाकर पढ़ाई करने लगी। और जब मैं 18 साल की हुई तो उन्होंने मेरी शादी रमेश के साथ करवा दी। अब मेरी जिंदगी काफी सुधर गई थी। जिस घर में मैं कभी नौकरानी थी, अब मैं वहां की मालकिन बन गई थी। मेरी शादी को 1 साल के अंदर ही रमेश के दादाजी की मौत हो गई। मुझे पता चला कि उनके दादाजी को कैंसर था और वो ज्यादा दिन के मेहमान नहीं थे। शायद इसी वजह से उन्होंने मेरे साथ रिश्ता बनाया था। शायद वो अपनी जवानी एक बार फिर से मौत के पहले जीना चाहते थे। उन्होंने मेरे नाम पर ढेर सारी संपत्ति जमा करवाई थी। मैंने रमेश को कभी भी नहीं बताया कि मेरे और उनके दादाजी के बीच में क्या हुआ था, क्योंकि रमेश अपने दादाजी को एक अच्छा इंसान समझते थे। और यह सब कुछ बात कहकर मैं उसे दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी, पर मैं अपनी जिंदगी में वह 2 रातें कभी नहीं भूल सकती हूँ जो मैंने रमेश के दादाजी के साथ बिताई थी। आज भी मुझे वह रात याद आती है तो मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी छाने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? प्लीज आप हमें कमेंट कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।